Hi guys, welcome to Unacademy LAW. My name is Neha Singh and I'm your educator for CLAT and other law entrance examinations. So आज का जो हमारा session है, it's an introductory session on Law of Torts. आज हम Law of Torts start करने जा रहे हैं. ये हमारा first session है and we are going to look at the introduction to Law of Torts. ठीक है, so ये बहुत basic session होने जा रहा है. Before we begin with this session, I'll just take a moment and introduce myself for people who don't know me or who have joined my session for the first time. मेरा नाम नेहा है, जैसे मैंने already बताया. मैंने अपना LLM किया है University of Birmingham से in the year 2020. मैंने अपना BLL भी किया है UPS देहरादून से 2019 में. I was awarded with the Harding International Legal Scholarship for my LLM in UK. I'm a registered advocate with the Bar Council of India. मेरे पास teaching और mentoring experience of about 4 years. So without further ado, let's start with our discussion on Law of Torts. ठीक है, सबसे पहली चीज बहुत बेसिक से शुरू करेंगे कि ये जो वर्ड tort है ये आया कहाँ से है. ठीक है, from where has the word tort come from? क्या है ये word tort? So जो word tort है, it has originated from the Latin word tortum, जिसका मतलब होता है to twist. ठीक है, अगर इंग्लिश वर्ड के साथ इसको रिप्लेस करने की कोशिश करें तो इंग्लिश में इसके लिए इक्विवेलेंट वर्ड जो है वो है रॉन्ग. ठीक है, सो वी नो कि लीगल सिस्टम, हमारी कंट्री का जो लीगल सिस्टम है, इसमें रॉन्गफुल एक्ट्स को वाइडली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग. ठीक है, सो टॉर्ट जो है ये एक तरह का सिविल रॉन्ग है. इट इज नॉट अ क्रिमिनल रॉन्ग, ये एक सिविल रॉन्ग है. ठीक है, सो इसमें एग्जैक्टली क्या देखते हैं हम टॉर्ट में. सो वी नो कि हर एक इंडिविजुअल जो है उसके पास उसके कुछ लीगल राइट्स होते हैं और उससे कुछ को रिलेटेड ड्यूटीज भी होती हैं. ठीक है, सो अगर आपके पास राइट्स हैं तो आपके पास ड्यूटीज भी हैं. ठीक है, अगर आपके पास राइट है कि आपको कोई थप्पड़ ना मारे तो आपके पास ड्यूटी भी है कि आप किसी को थप्पड़ ना मारो. Right, so every individual has certain legal rights and duties towards each other, and these legal rights and duties correlate with each other. ठीक है, ये correlated होते हैं. अब अगर किसी इंसान का लीगल राइट अगर इन्फ्रिंज हो जाता है, ठीक है, तो ऐसे रॉन्ग को टॉर्ट कहा जा सकता है. इसके एग्जाम्पल में आ गया फॉर एग्जाम्पल ट्रेसपास. आपके पास अगर आपका घर है, आपकी प्रॉपर्टी है, तो आपका राइट है. ट्रेसपास टू लैंड की अगर हम बात करें, देयर इज ऑल्सो ट्रेसपास टू बॉडी एंड ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी. सो दोज आर डिफरेंट थिंग्स, बट राइट नाउ लेट्स कन्फाइन आवर डिस्कशन टू ट्रेसपास टू लैंड. अगर आपके पास अपनी प्रॉपर्टी है, ठीक है, आपका अपना घर है, तो आपके पास यू हैव ऑल द राइट टू live safely and securely in your land. ठीक है, कोई भी स्ट्रेंजर जो है वो आपकी प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आ सकता. ठीक है, लाइक वी आर सीइंग इन दिस जिफ, राइट. कोई भी स्ट्रेंजर जो है वो आपकी प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आ सकता. अगर वो आता है तो उसने क्या किया है, उसने ट्रेसपास किया है. ठीक है, उसने ट्रेसपास किया है. सो आपका लीगल राइट है टू एंजॉय योर प्रॉपर्टी द वे यू वांट टू, एंड इफ समबडी इन्फ्रिंजेस ऑन दैट राइट, हम कहते हैं कि उसने ट्रेसपास किया है. ठीक है, सो ट्रेसपास क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ टॉर्ट. ठीक है, सो सिमिलरली देयर आर अ लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ टॉर्ट, जैसे कि नेग्लिजेंस, जैसे कि न्यूसेंस, जैसे कि ट्रेसपास. सो वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल ऑफ दैट एक एक करके इन आवर अपकमिंग सेशंस, बट फॉर नाउ we are focusing on the introduction part of law of torts. All right, so a tort arises, एक tort कब arise होता है, when a person's duty towards others is affected. An individual who commits a tort is called a tortfeasor or a wrongdoer. ठीक है, एक tort तब arise होता है जब कोई इंसान, उसकी जो ड्यूटी है towards other person, अगर वो अफेक्ट हो जाती है. ठीक है, अगर वो अफेक्ट हो जाती है तो वो इंसान जो कि टॉर्ट कमिट करता है उसको कहते हैं टॉर्टफीजर या फिर रॉन्ग डूअर. ठीक है, और जब देयर आर मल्टीपल इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व, अगर एक टॉर्ट को कमिट करने में देयर आर मल्टीपल इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व, तो उनको कहते हैं जॉइंट टॉर्टफीजर्स. ठीक है, एक इंसान कर रहा है उसको टॉर्टफीजर कहते हैं, एक से ज्यादा लोग कर रहे हैं सेम टॉर्ट तो उसको जॉइंट टॉर्टफीजर्स कहते हैं. और जो रॉन्ग डूइंग, जो काम वो कर रहे हैं, द रॉन्गफुल एक्ट दे आर डूइंग इज कॉल्ड अ टॉर्चरस एक्ट. ठीक है, उसको टॉर्चरस एक्ट कहते हैं. एंड उस एक्ट के लिए उनको जॉइंटली या इंडिविजुअली उनके ऊपर केस किया जा सकता है, उनको सू किया जा सकता है. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली
some introduction about the law of torts. Also tort law के बारे में ये जानने की जरूरत है कि it is not codified. tort law जो है वो codified नहीं है, ठीक है. सो डिफरेंट डिफरेंट जुडिशियल डिसीजंस वगैरह के थ्रू हमें समझ में आता है कि अच्छा टॉर्ट लॉ क्या है एग्जैक्टली उसके अंदर क्या आएगा नहीं आएगा. सो हम उसके थ्रू पता करने की कोशिश करते हैं. इसका कोई खुद का कोई लेजिस्लेशन नहीं है, देयर इज नो एक्ट, ठीक है, कोई एक्ट नहीं है, इट्स नॉट कोडिफाइड, ठीक है. हाउएवर अगर हमें पता करना हो कि टॉर्ट लॉ कहीं डिफाइंड है या नहीं, ठीक है. सो सिर्फ लिमिटेशंस एक्ट जो है हमारा उसका सेक्शन 2M डिफाइन करता है टॉर्ट को और ये कहता है कि इट इज अ सिविल रॉन्ग. टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग which is not exclusively the breach of a contract or breach of a trust. That's it. ठीक है कि टॉर्ट क्या है, वो एक सिविल रॉन्ग है. कैसा सिविल रॉन्ग है? जो कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है. That's it. Okay, that's what Section 2M of Limitations Act says. Now we are going to look at some definitions which were given by different jurists, ठीक है, जिन्होंने अलग अलग definitions दिए हैं टॉर्ट के. तो विनफील्ड जो है उनका definition क्या है? Tortious ability arises from the breach of a duty primarily fixed by the law. This duty is towards the persons generally and its breach is redressable by an act for unliquidated damages. Tortious liability कब arise होती है? जब there is a breach of duty, ठीक है. जब देर इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी, जब कोई इंसान उसकी जो ड्यूटी है टुवर्ड्स अनदर पर्सन या एंड हाँ विच ड्यूटी इज फिक्स्ड बाय लॉ, अगर कोई अपनी ड्यूटी को ब्रीच करता है विच इज टुवर्ड्स द पर्सन्स जनरली, जो जनरली है टुवर्ड्स द पर्सन्स. सो और इसके ब्रीच से क्या होता है? तो एक एक्शन लिया जा सकता है फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस. अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या है? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस आर दोज काइंड ऑफ डैमेजेस जिसमें जो कॉम्पनसेशन अमाउंट होता है वो डिसाइडेड नहीं होता, ठीक है. लिक्विडेटेड डैमेजेस जो है इसमें क्या होता है कि जो भी अमाउंट देना पड़ेगा एज डैमेजेस वो डिसाइडेड होता है बिटवीन बोथ द पार्टीज. लेकिन अनलिक्विडेटेड डैमेजेस में ये आपस में पार्टीज के बीच ऑलरेडी डिसाइडेड नहीं होता. इस केस में कोर्ट डिसाइड करता है, ठीक है. कोर्ट डिसाइड करता है कि क्या डैमेजेस देने पड़ेंगे उस पार्टी को जिसने अपनी ड्यूटी को ब्रीच किया है या फिर किसी के लीगल राइट को इन्फ्रिंज किया है, ठीक है. सो ये है विनफील्ड की डेफिनेशन. नेक्स्ट हम देखते हैं सैलमन की डेफिनेशन. क्या है सैलमन की डेफिनेशन? टॉर्ट एक ऐसा सिविल रॉन्ग है, टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इन अ कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस. अगेन टॉर्ट एक ऐसा सिविल रॉन्ग है जिसमें रेमेडी ली जा सकती है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के की तरह एंड विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और अदर मेरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशन, ठीक है. सो बेसिकली जो सेक्शन 2M में टॉर्ट का डेफिनेशन है, सिमिलर डेफिनेशन जो है वो सैलमन का है कि इट इज अ सिविल रॉन्ग, सबसे पहली चीज, विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ अ ट्रस्ट, और इसमें कॉमन लॉ एक्शन लिया जा सकता है फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, ठीक है. सो दीज आर बेसिकली द डेफिनेशंस दैट हैव बीन गिवन बाय डिफरेंट जूरिस्ट्स एंड दिस इज व्हाट लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज ऑल अबाउट, ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू सी कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं टॉर्ट के, ठीक है. तो जैसे मैंने बोला कि किसी का लीगल राइट, हर किसी के पास कुछ लीगल राइट्स होते हैं, वो अगर लीगल राइट इन्फ्रिंज हो जाता है तो हम कहते हैं कि उसके अगेंस्ट टॉर्ट कमिट हुआ है. जैसे कि किसी का लीगल राइट है वोट करने का, ठीक है. अगर कोई उसको बिना किसी रीजन के अगर उसको वोट करने से मना करता है तो दैट मीन्स कि दैट पर्सन हैज कमिटेड एन एक्ट और टॉर्शियस एक्ट, ठीक है, उसने टॉर्ट कमिट किया है. उसके बाद फॉर एग्जाम्पल अब अगेन ये किसी का घर है, ठीक है, ये किसी का घर है, बिल्कुल हरा भरा अच्छा सा घर है ये. अब जिसका भी ये घर है उसका राइट है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को अच्छे से जैसे उसका मन वैसा वैसे एंजॉय करे. उसने इतना हरा भरा कर रखा है. he that person maybe they want to live in a nice healthy green environment, ठीक है, and they have that right, all right. but अगर suppose कोई वहां जाकर के कोई भी देयर इज अ पर्सन बी जो कि इस पर्सन की प्रॉपर्टी में जाकर के फालतू का डिस्टर्बेंस कॉज कर रहा है इसको, ठीक है, तो दिस इज अ काइंड ऑफ टॉर्ट, ठीक है. तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं सिविल टॉर्ट के? टॉर्ट जो है वो एक सिविल रॉन्ग है. टॉर्ट जो है वो सिविल रॉन्ग है विच इज नॉट व्हाट, इट इज नॉट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट इज नॉट अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है. सो इट इज अ सिविल रॉन्ग विच इज नॉट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और इट इज नॉट अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट and it is redressable by an action for unliquidated damages. इसमें एक एक्शन लिया जा सकता है या सूट फाइल किया जा सकता है कोर्ट में, किस चीज के लिए? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के लिए. अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या है? तो दोज डैमेजेस जो कि पार्टीज के बीच पहले से डिसाइडेड नहीं होती, कोर्ट डिसाइड करता है,
ठीक है, कोर्ट डिसाइड करता है कि किसी को अगर किसी भी तरह का लॉस हुआ है तो उसके लिए उसको कितने डैमेजेस, क्या क्या डैमेजेस देने चाहिए, वो कोर्ट डिसाइड करता है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मींस। नाउ वी आर गोइंग टू सी सम एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ टॉर्ट। कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं टॉर्ट के। पहली चीज, कोई रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए या ओमिशन होना चाहिए। ठीक है, पहला एसेंशियल एलिमेंट है कि कोई रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, जिसको टॉर्शियस एक्ट हमने ऑलरेडी थोड़ी देर पहले देखा कि ऐसे एक्ट्स को टॉर्शियस एक्ट कहते हैं। ठीक है, सो देयर शुड बी अ रॉन्गफुल एक्ट। दूसरी चीज, ऐसा जो रॉन्गफुल एक्ट है, इट मस्ट रिजल्ट इन लीगल डैमेज टू अनदर। ठीक है, किसी को लीगल डैमेज होना चाहिए, यानी कि किसी का लीगल राइट जो है वो इन्फ्रिंज होना चाहिए। ठीक है, किसी का लीगल राइट इन्फ्रिंज होना चाहिए बिकॉज ऑफ दैट रॉन्गफुल एक्ट। और तीसरी चीज, सच रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन मस्ट बी ऐसे नेचर का कि इट गिव्स राइज टू अ लीगल रेमेडी। तो पहली चीज कि कोई रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, दूसरी चीज उस रॉन्गफुल एक्ट से लीगल डैमेज होना चाहिए, और तीसरी चीज कि उस लीगल डैमेज के रिस्पेक्ट में कोई लीगल रेमेडी अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 1 2 3 ये तीनों जो है, दीज आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ टॉर्ट, और ये होने ही चाहिए फॉर देयर टू बी फॉर देयर टू बी अ क्लेम। टॉर्ट का क्लेम होने के लिए ये तीनों चीजें होनी मस्ट है। ठीक है, तो अब हम एक एक करके समझेंगे कि रॉन्गफुल एक्ट क्या होता है, लीगल डैमेज किसको कहते हैं, लीगल रेमेडी क्या होती है, ये हम एक एक करके देखेंगे गाइस। But before that, let me just walk you through Unacademy Plus और उसके features. If you haven't yet taken Unacademy Plus का subscription, I highly recommend कि ले लो, क्योंकि आपको options मिलेंगे, जैसे you can raise a hand and talk to educators in live classes. You get access to unlimited quizzes. You get access to live and recorded sessions anytime, anywhere. You get the opportunity to learn from the best of educators and NLU alumni. You get access to weekly events. You get access to national mock tests and weekly sectional tests. Now there's a बैच कॉल्ड फीनिक्स, जो कि क्लैट 2022 एस्पिरेंट्स के लिए है। ये 6 महीने का बैच है, ये 8 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इसमें आपको रेज हैंड का फीचर मिलता है, लाइव वॉइस सॉल्यूशंस मिलते हैं बाय टॉप एजुकेटर्स, 200 प्लस एडिशनल मॉक टेस्ट और वीकली सेक्शनल टेस्ट मिलते हैं, 50 प्लस प्रैक्टिस एंड रिवीजन सेशंस मिलते हैं, मंथली करंट अफेयर्स और जीके का कंपेंडियम मिलता है। इसमें आपको अलग अलग एजुकेटर्स जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, एंड इंग्लिश इज गोइंग टू बी टॉट बाय मी। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप क्लैट 2023 के एस्पिरेंट हैं तो हम आपके लिए द लीगल सोर्स नाम का एक बैच लेके आ रहे हैं। 10 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इसमें भी आपको वो सारे फीचर्स मिलेंगे जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किए। इसमें भी जो टॉप के एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, दे आर गोइंग टू टीच यू डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ये 1 साल का बैच है। अगर आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो गाइस, तो इट कॉस्ट यू 1400 रुपीज पर मंथ। 1 साल का सब्सक्रिप्शन कॉस्ट यू 1925 रुपीज पर मंथ। 1 महीने का सब्सक्रिप्शन कॉस्ट यू 4200 रुपीज पर मंथ। सो यू कैन पिक एंड चूज व्हाटएवर सब्सक्रिप्शन वर्क्स बेस्ट फॉर यू। और इन प्राइसेस पे अगर आप मेरा कोड यूज करते हो, लॉयर अप मेरा कोड है, तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिलता है। लॉयर अप मेरा कोड इसलिए है बिकॉज इट्स इंस्पायर्ड बाय द फ्रेज सूट अप। सूट अप का मतलब होता है टू गेट रेडी। सो व्हेन आई से लॉयर अप, आई वांट यू गाइस टू गेट रेडी टू बिकम लॉयर्स। हर ऑल्टरनेट सैटरडे 11 बजे यूलैट अनअकैडमी लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। 60 मिनट्स का टेस्ट है, 60 क्वेश्चन फॉर 60 मार्क्स। इसके अलावा वीकली T20 टेस्ट भी होते हैं। इसमें हर दिन अलग अलग सब्जेक्ट्स का टेस्ट होता है। इट्स अ क्विक 20 मिनट्स रिविजन टेस्ट फॉर योर एवरीडे प्रैक्टिस, एंड दिस टेस्ट इज ओपन फॉर एवरीवन। वी हैव आल्सो कम अप विद अ लाइव क्विज फीचर, जहां पे यू कैन आइदर होस्ट अ क्विज एंड आस्क योर फ्रेंड्स टू जॉइन, और यू कैन जॉइन अ लाइव क्विज दैट इज शेड्यूल्ड बाय योर एजुकेटर्स। We have also come up with a bugs bounty feature, जहां अगर आपको कोई भी inappropriate content दिखता है किसी भी वीडियो में, तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो। And if you're the first one to report a particular issue, you can claim your prize that Unacademy has for you. And for more details, you can check out the description box below. Lastly, if you want to stay updated about my classes and my sessions and my courses, this is my Telegram channel, Neha Singh Unacademy Law. ये मेरा Telegram channel है जो आप follow कर सकते हो. You can join this channel and you will stay updated about everything, every course, every event, every session that I come up with. ठीक है? So थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दैट। कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन, हमने एसेंशियल एलिमेंट्स देखा। हमने एसेंशियल एलिमेंट्स देखा कि टॉर्ट में एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो पहली चीज, एक रॉन्गफुल एक्ट होती है। उस रॉन्गफुल एक्ट से कोई लीगल डैमेज होना चाहिए, और उस लीगल डैमेज के रिस्पेक्ट में कोई लीगल रेमेडी अवेलेबल होनी चाहिए। ये तीनों जो है एसेंशियल एलिमेंट्स हैं किसी भी टॉर्ट के। सो रॉन्गफुल एक्ट क्या होता है? एक रॉन्गफुल एक्ट जो है वो या तो मॉरली रॉन्ग हो सकता है, या लीगली रॉन्ग हो सकता है, या इट कैन बी बोथ एट द सेम टाइम। तो व्हेन वी कम टू टॉर्ट लॉ, जब हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स की बात करें, तो वी आर कंसर्न विथ दिस। ठीक है, लीगली रॉन्ग या फिर अगर दोनों है एट द सेम टाइम, बट लीगली रॉन्ग तो होना ही चाहिए। ठीक है, सो अ लीगल रॉन्गफुल एक्ट कौन सा एक्ट होता है? तो ऐसा एक्ट जो कि किसी के लीगल राइट को वायलेट करता है, ऐसा लीगल राइट जिसको लॉ में रिकॉग्नाइज किया हुआ है, एंड ऑल्सो जो एक्ट किया है, इट मस्ट बी इन वायलेशन ऑफ द लॉ टू बी अ लीगल रॉन्गफुल एक्ट।
ठीक है। तो ऐसा रॉन्गफुल एक्ट जो कि लॉ के अगेंस्ट है, जो कि लीगल राइट के किसी के लीगल राइट को अफेक्ट कर रहा है और ऐसे लीगल राइट को अफेक्ट कर रहा है जिसको ऑब्वियसली लॉ में रिकॉग्नाइज किया हुआ है। सो सच एन एक्ट इज अ रॉन्गफुल एक्ट। जैसे मैंने बोला कि किसी को अगर सपोज वोट देना किसी का राइट है, ठीक है, और आपने क्या किया, आपने उसको रोका वोट देने से, सो दिस विल बी अ रॉन्गफुल एक्ट, दिस विल बी अ टॉर्शियस एक्ट। अब किसी का राइट है अपनी प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से एंजॉय करने का, आपने उसमें इंटरफेरेंस कॉज की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो इसमें आपने क्या किया है, यू हैव कमिटेड अ टॉर्ट, आपने एक रॉन्गफुल एक्ट किया है, आपने एक टॉर्शियस एक्ट किया है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट अ रॉन्गफुल एक्ट मीन्स, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि लाइबिलिटी कब अराइज होती है, लाइबिलिटी कब अराइज होती है, टॉर्ट के अंदर लाइबिलिटी कब अराइज होती है। तो पहली चीज, जब जो भी आप रॉन्गफुल एक्ट कर रहे हो उससे किसी का लीगल राइट वायलेट होना चाहिए, ठीक है, या फिर आपने अपनी लीगल ड्यूटी जो थी आपकी, आपने उसको ब्रीच किया है, ठीक है, आपकी लीगल ड्यूटी जो है आपने उसको ब्रीच किया है। फॉर एग्जाम्पल, लीगल राइट, किसी का राइट है वोट करने का, आपने उसको रोका, तो आपने उसके लीगल राइट को वायलेट किया। अब आपकी लीगल ड्यूटी, आपकी लीगल ड्यूटी फॉर एग्जाम्पल क्या है, सपोज आपकी लीगल ड्यूटी है कि आप पोल्यूशन ना करो, ठीक है, आप पोल्यूशन ना करो, और आप क्या कर रहे हो कि आप अपने घर में जहां पे भी हो, आप अपने घर में, आई एम सॉरी फॉर दिस घटिया सा ड्राइंग, बट आप अपने घर में जहां पे भी हो वहां पे आप खूब लाउड स्पीकर पे बहुत तेज म्यूजिक चला रहे हो, और आप क्या कर रहे हो, आप नॉइज पोल्यूशन कर रहे हो, ठीक है, आप नॉइज पोल्यूशन कर रहे हो, और आपके आसपास में जो एक दो घर हैं, आपके आसपास में जो एक दो घर हैं वो बड़े परेशान हैं आपसे, ठीक है। तो आपकी लीगल ड्यूटी है कि आप पोल्यूशन ना करो, और आप क्या कर रहे हो, आप नॉइज पोल्यूशन कर रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे यहाँ पे आप किस तरह का टॉर्ट कर रहे हो, यहाँ पे आप न्यूसेंस कर रहे हो, ठीक है। सो फॉर देयर टू बी अ लाइबिलिटी, टॉर्ट की लाइबिलिटी, दो चीजें होनी चाहिए, आइदर ऑफ द दो चीजें होनी चाहिए। पहला, कि जो भी रॉन्गफुल एक्ट आप कर रहे हो उससे किसी का लीगल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, या फिर आप अपनी लीगल ड्यूटी को ब्रीच कर रहे हो या वायलेट कर रहे हो, ठीक है। सो ये दोनों चीजें, दोनों में से कुछ भी होना चाहिए फॉर देयर टू बी अ टॉर्शियस लाइबिलिटी, ठीक है। अब पहली चीज हमने समझ ली कि रॉन्गफुल एक्ट क्या होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे लीगल डैमेज क्या है, व्हाट इज लीगल डैमेज एग्जैक्टली। सो लॉ जो है किसी भी इंसान को किसी भी तरह का राइट देता है तो उसको लीगल राइट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर किसी के किसी एक्ट से उसका लीगल राइट वायलेट होता है तो हम कहते हैं कि उस इंसान ने क्या किया है, टॉर्ट कमिट किया है, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं, जैसे लीगल राइट का ये मतलब नहीं है कि किसी को पेक्यूनरी लॉस होना चाहिए, पैसों का लॉस होना चाहिए, या कुछ फिजिकली कुछ डैमेज होना चाहिए, इट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है। जस्ट द फैक्ट कि लॉ ने आपको कोई राइट दिया है और somebody has infringed upon that right is enough for there to be a tortious liability, ठीक है। सो दो इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम्स हम यहाँ पे देखेंगे, पहला है इंजूरिया साइन डैमनम और दूसरा है डैमनम साइन इंजूरिया, ठीक है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि लीगल डैमेज क्या होता है एग्जैक्टली, लीगल राइट किसी का इन्फ्रिंज करने से क्या होता है, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू लुक एट बोथ दीज मैक्सिम्स नाउ। सबसे पहले हम देखेंगे इंजूरिया साइन डैमनम क्या होता है। तो इंजूरिया जो वर्ड है इसका मतलब है लीगल इंजरी, यानी जो भी प्लेंटिफ है जिसने भी केस किया है उसका कोई लीगल राइट अगर वायलेट हुआ है तो हम कहेंगे कि उसको लीगल इंजरी हुई है, एंड दैट इज इंजूरिया। साइन का मतलब होता है विदाउट, और डैमनम का मतलब होता है डैमेज। डैमेज का मतलब कि किसी को मनी का लॉस हुआ, किसी को कंफर्ट का लॉस, किसी को हेल्थ का लॉस, इस तरह का कोई भी डैमेज होना चाहिए किसी को, ठीक है। सो इंजूरिया साइन डैमनम का मतलब है कि देयर इज लीगल इंजरी विदाउट एनी डैमेज, किसी को कंफर्ट मनी हेल्थ वगैरह का लॉस नहीं हुआ है लेकिन उसको लीगल इंजरी हुई है, ठीक है। लीगल इंजरी हुई है यानी कि उसका कोई जो लीगल राइट था वो वायलेट हुआ है। और दूसरा मैक्सिम है डैमनम साइन इंजूरिया, जो उल्टा है, जिसका मतलब है कि किसी को डैमेज हुआ है, मतलब देयर हैज बीन अ लॉस ऑफ कंफर्ट मनी हेल्थ व्हाटएवर, लेकिन कोई लीगल इंजरी नहीं हुई है, ठीक है, उसको कोई लीगल इंजरी नहीं हुई है। सो ये दोनों मैक्सिम्स हम एक एक करके समझेंगे, एंड we are going to look at that, and we are going to look at that with different case laws, ठीक है। so that is एक नजर में हमने देखा कि लीगल राइट क्या होता है। अब तीसरा एसेंशियल क्या था कि देयर शुड बी अ लीगल रेमेडी। इसके लिए जो मैक्सिम है वो है उबी जस इबी रिमीडियम,
ठीक है, उबी जस्ट इबी रिमीडियम, जिसका मतलब है कि वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। तो अगर जो प्लेंटिफ है जिसने केस किया है उसके पास कोई राइट था, तो इसका मतलब है कि उसको कॉम्पनसेशन मिलना ही चाहिए। ठीक है, उसको कॉम्पनसेशन मिलना ही चाहिए। अब एक एक क्वेश्चन उठता है कि क्या टॉर्ट्स में मैलिस और मोटिव का कोई रोल है? ठीक है, यानी मैलिस और मोटिव यानी कि मेंटल एलिमेंट, क्या मेंटल एलिमेंट का कोई रोल है टॉर्ट में? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, बट वी हैव टू नो कि टॉर्ट क्या है। ये एक सिविल सिविल वो है, सिविल एक्शन आप कर रहे हो किसी पे, राइट। मेंटल एलिमेंट हमने पहले पढ़ रखा है कि क्रिमिनल लॉज में मेंटल एलिमेंट का बहुत रोल होता है। ठीक है, क्रिमिनल लॉ में मेंटल एलिमेंट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन व्हेन इट कम्स टू सिविल लॉ, तो in that case mental element का उतना रोल नहीं है। So again when we come to law of torts, मतलब जनरली कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मेंटल एलिमेंट प्रूव करने की। बस ये बताना है कि आपने कुछ रॉन्गफुल एक्ट किया था जिससे किसी का लीगल राइट वायलेट हुआ है और उसकी वजह से उसको लीगल रेमेडी मिलेगी। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे टॉर्ट्स हैं जैसे कि डेफेमेशन, अगर आप कर रहे हो, किसी को आपने फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, किसी को आपने बंद कर रखा है किसी कमरे में, किसी को आप डराने की कोशिश कर रहे हो, किसी को आप किसी तरह की चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, तो इस तरह के जो टॉर्ट्स हैं इनमें मैलिस या मोटिव देखा जाता है। ठीक है, इनमें मेंटल एलिमेंट देखा जाता है, बट जनरली लॉ ऑफ टॉर्ट्स में मेंटल एलिमेंट दिखाने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, सो हाँ, so this is just a छोटा सा discussion on whether malice and motive is important in law of torts. All right, now coming back, मैंने बोला कि हमें देखना है कुछ case laws in order to understand the two important maxims जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, injuria sine damnum और damnum sine injuria. So injuria sine damnum is जहाँ पे there is legal injury, जहाँ पे legal injury है लेकिन कोई damage नहीं है, विदाउट डैमेज। ठीक है, तो अब हम इसमें एक केस लॉ देखेंगे जो कि बहुत लैंडमार्क केस लॉ है, एशबी वर्सेस वाइट का। एशबी वर्सेस वाइट का जो केस लॉ है उसमें क्या हुआ था कि देयर वाज दिस पर्सन, सपोज ए, ये एक पर्सन है, इसको जाना था वोट देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसको जो बूथ पे जो भी इंसान बैठा था उसने इसको वोट देने से मना कर दिया। ठीक है, उसने इसको वोट देने से मना कर दिया, वोट देने ही नहीं दिया। ठीक है, अब ये बंदा अपने घर चला गया। ठीक है, घर चला गया, घर जाके मतलब कुछ टाइम हुआ, जो भी इलेक्शन यहाँ पे हो रहे थे इसका रिजल्ट आ गया, और रिजल्ट में जीता कौन? तो जिसको ये ए वोट करना चाहता था वही जीत गया। ठीक है, सपोज एक्स को ए वोट करना चाहता था, तो एक्स जो है वो जीत गया। अब लेकिन ए को चूंकि वोट नहीं देने दिया गया, तो ए ने क्या किया, जाके कोर्ट में केस कर दिया। ठीक है, कोर्ट में जाके इसने केस कर दिया कि भाई मेरा राइट था वोट करने का और वो इन्फ्रिंज हुआ है। तो यहाँ पे जो पोल बूथ ऑफिसर था उसने डिफेंस लिया कि भाई क्या फर्क पड़ता है, आप ऐसे भी एक्स को वोट करने जा रहे थे और जीत वैसे भी एक्स गया, तो कोई लॉस तो आपको हुआ नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है अगर आपने वोट नहीं दिया। तो कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि नहीं, डजेंट मैटर कि किसी तक कोई डैमेज नहीं हुआ। ठीक है, जीत गया एक्स, ठीक है, कोई डैमेज नहीं हुआ, बट दैट डजंट मीन कि आप किसी का लीगल राइट जो है वो इन्फ्रिंज करोगे। उसको लीगल इंजरी हुई है, ठीक है, उसका राइट है वोट करने का और आपने उसको वोट नहीं करने दिया, तो उसको लीगल इंजरी हुई है, भले ही कोई डैमेज हुआ हो या ना हुआ हो। इसलिए यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि जो पोल बूथ ऑफिसर है वो कॉम्पनसेशन पे करेगा ए को, उसका लीगल राइट वायलेट करने के लिए। ठीक है, सो दिस वाज द केस ऑफ एशबी वर्सेस वाइट व्हिच इज अ लैंडमार्क केस ऑन इंजूरिया साइन डैमनम, जहां पे लीगल इंजरी है भले ही कोई डैमेज हो या ना हो। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो है दिस इज जस्ट दो जो फैक्ट्स मैंने अभी आपको बताए कि प्लेंटिफ जो है वो एक वैलिड वोटर था। डिफेंडेंट ने क्या किया कि उसको पोल बूथ पे जाकर के उसने उसको वोट नहीं करने दिया। ठीक है, तो अल्टीमेटली हुआ कि जिस कैंडिडेट को उसको वोट करना था वही जीत गया इलेक्शन, तो कोई डैमेज नहीं हुआ। ठीक है, कोई डैमेज नहीं हुआ, लेकिन कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि भाई सिंपल बात है, उसका लीगल राइट था वोट करने का, आपने उसको वायलेट किया है, सो यू हैव कमिटेड टॉर्ट एंड यू कांट जस्ट से कि कोई डैमेज नहीं हुआ। ठीक है, सो दिस इज द केस ऑफ एशबी वर्सेस वाइट अंडर अंडर द टॉपिक इंजूरिया साइन डैमनम। ठीक है, इसी में एक और केस है भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का। थोड़े से सिमिलर फैक्ट्स हैं, बस ये है कि देयर वाज दिस पर्सन एक्स। ठीक है, वो क्या था, वो एक एमएलए था। वो एक एमएलए था, कहाँ का एमएलए था, जम्मू एंड कश्मीर असेंबली में। ठीक है, तो क्या हुआ कि इस एमएलए को
पुलिस ने रॉन्गफुली अरेस्ट कर लिया और डिटेन कर लिया। ठीक है, रॉन्गफुली अरेस्ट करके अपने पास डिटेन कर लिया। तो ये क्या कर रहा था, ये एक्स जो है ये जा रहा था, असेंबली जा रहा था ये, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली जा रहा था। अब चूंकि उसको डिटेन कर लिया गया, फालतू का डिटेन कर लिया गया, तो ये अपनी ये जाके असेंबली अटेंड नहीं कर पाया। ठीक है, ऑल्सो फिर उसको मजिस्ट्रेट के सामने भी प्रोड्यूस नहीं किया गया विद इन 24 आवर्स। सो जब भी किसी को डिटेन किया जाता है तो द रूल इज कि उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है विद इन 24 आवर्स। सो यहाँ पे इस बंदे ने, जो भीम सिंह है, उसने केस कर दिया ऑब्वियसली, और बोला कि मेरा फंडामेंटल राइट और लीगल राइट दोनों वायलेट हुआ है। फंडामेंटल राइट कैसे वायलेट हुआ है, आर्टिकल 21, आर्टिकल 20, कि भाई फालतू का मुझे थोड़े ना अरेस्ट कर लोगे, मेरी पर्सनल लिबर्टी आप थोड़े ना छीन लोगे। तो फंडामेंटल राइट भी वायलेट हुआ है। और लीगल राइट इसका क्या था, अगर ये एमएलए है तो इसका लीगल राइट है असेंबली की प्रोसीडिंग्स को अटेंड करना, कोई इसको नहीं रोक सकता असेंबली की प्रोसीडिंग्स अटेंड करने से। तो इसका लीगल राइट भी वायलेट हुआ है। तो यहाँ पे अगेन कोर्ट ने बोला कि हाँ, पुलिस ने जो किया वो गलत किया, स्टेट जो है वो लायबल होगा और भीम सिंह को डैमेजेस मिलने चाहिए। ठीक है, सो दिस इज अगेन अ केस ऑफ इंजूरिया साइन डैमनम। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डैमनम साइन इंजूरिया। डैमनम साइन इंजूरिया, इसमें हमने क्या पढ़ा था, इसमें हमने क्या देखा था। तो इन डैमनम साइन इंजूरिया इस कि जहां पे डैमेज है लेकिन कोई लीगल इंजरी नहीं है। ठीक है, अब इसमें एक बहुत बहुत अगेन लैंडमार्क केस है ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल का। ठीक है, इस केस में क्या हुआ था, ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल में क्या हुआ था कि देयर वाज दिस स्कूल। ठीक है, सपोज कि ये एक स्कूल है ए। ठीक है, अब ये बहुत पहले से था यहाँ पे, तो यहाँ पे सारे बच्चे जाते थे सब, चलो बहुत अच्छा स्कूल था, बहुत फ्लरिश कर रहा था। कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि ये स्कूल बन गया बी। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि इन्होंने बहुत सारी फैसिलिटीज वगैरह दे दी बहुत। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो बाकी के बच्चे हैं वो जाके बी वाले स्कूल में एडमिशन लेने लगे, यहाँ के भी बहुत सारे बच्चे बी वाले स्कूल में चले गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया कि ए ने बी के अगेंस्ट केस फाइल किया कि भाई इसको बोलो अपना स्कूल कहीं और लेके जाए, इसकी वजह से मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है, मेरे सारे बच्चे जो है वो इनके स्कूल में जा रहे हैं, तो मुझे बहुत लॉस हो रहा है। ठीक है, तो कोर्ट ने यहाँ पे हेल्ड किया कि भाई आपको लॉस हो रहा है, ठीक है, आपको पैसों का लॉस हो रहा है, लेकिन कोई लीगल इंजरी तो नहीं हो रही आपको। ये तो एक नॉर्मल मतलब मार्केट कंपटीशन वाली चीज है। अगर आपको चाहिए कि बच्चे आपके पास आए तो यू गिव देम दोस फैसिलिटीज, आप दो उनको, वो आप अपग्रेड करो खुद को। ठीक है, तो कोर्ट ने बोला कि हम समझ रहे हैं कि आपको लॉसेस हो रहे हैं, बट इट्स जस्ट डैम, मतलब ये डैमनम वाली चीज जो है, डैमनम पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर मैक्सिम, कि आपको सिर्फ जो डैमेज हो रहे हैं वो भले ही चलो मॉनेटरी हो रहे हैं या रेप्यूटेशन का लॉस हो रहा है या जो भी, बट दैट्स इट, आपको कोई लीगल इंजरी नहीं हो रही। ठीक है, तो दिस इज द केस ऑफ डैमनम साइन इंजूरिया, जहां पे अगर किसी को सिर्फ डैमेज हो रहा हो लेकिन कोई लीगल इंजरी नहीं हो रही हो तो उसके अगेंस्ट कोई भी रिलीफ अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सो ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल का केस है। इन दिस केस द डिफेंडेंट अ स्कूल टीचर सेट अप अ राइवल स्कूल इन द सेम लोकेलिटी। लो फीस वगैरह वो लेता था, तो बहुत सारे बच्चे जो है वो प्लेंटिफ का स्कूल छोड़ करके डिफेंडेंट के स्कूल में चले गए। डिफेंडेंट ने क्या किया, खुद उसको जो रॉन्गफुल लॉस हो रहा था उसके लिए उसको, सॉरी, प्लेंटिफ ने हाँ, प्लेंटिफ ने क्या किया कि जाकर के डिफेंडेंट के अगेंस्ट केस कर दिया। कोर्ट ने बोला कि अगेन आपको कोई रेमेडी नहीं मिलेगी क्योंकि कोई लीगल रॉन्ग तो हुआ नहीं है। ठीक है, इट्स जस्ट जो मॉनेटरी लॉस आपको हुआ है, इट्स जस्ट बिकॉज यू डिड नॉट अपग्रेड योरसेल्फ, सो इट्स जस्ट एक कंपटीशन वाली चीज है, एंड देयरफॉर कोई भी लीगल रेमेडी आपको नहीं मिलेगी। एंड दिस इज द केस ऑफ डैमनम साइन इंजूरिया, जहां पे डैमेज है लेकिन कोई लीगल इंजरी चुकी नहीं है, इसलिए कोई भी रेमेडी नहीं मिलेगी। ठीक है, सो ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल। All right, so guys, I think with that, we have seen the introductory part of our topic on introduction law. Let's take a quick look कि हमने आज क्या क्या देखा। हमने इंट्रोडक्शन देखा, टॉट जो है वो टॉटम वर्ड से आया है, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू ट्विस्ट। फिर हमने देखा कि जो टॉट करता है उसको टॉट फीजर कहते हैं, एक से ज्यादा लोग अगर सेम टॉट करते हैं उनको टॉट जॉइंट टॉट फीजर्स कहते हैं, और जो रॉन्ग डूइंग जो एक्ट है उसको टॉर्शियस एक्ट कहते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि टॉट लॉ कोडिफाइड नहीं है। लिमिटेशंस एक्ट का सेक्शन 2M डिफाइन करता है टॉट को, सेइंग इट्स अ सिविल रॉन्ग, जो कि क्या नहीं है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है। फिर हमने विनफील्ड और सैलमन के डेफिनेशंस देखे, और हमने ये नोट किया कि टॉट के केस में जो एक्शन है वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का होता है। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस यानी कि यहाँ पे कोर्ट डिसाइड करती है कि जिसके साथ भी रॉन्गफुल एक्ट हुआ है उसको कितना डैमेजेस मिलना चाहिए।
ठीक है, उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे टॉर्ट के कि ये एक सिविल रॉन्ग है एंड अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं इसमें। फिर वी सॉ सम एसेंशियल एलिमेंट्स की पहली चीज इसमें एक रॉन्गफुल एक्ट होनी चाहिए, दूसरी चीज की किसी का लीगल राइट इन्फ्रिंज होना चाहिए, और तीसरी चीज की कोई लीगल रेमेडी अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि रॉन्गफुल एक्ट क्या होता है, हमने देखा लीगल राइट जब डैमेज होता है तो क्या होता है। वी सॉ द टू मैग्जिम्स, इंजूरिया साइन डैमनम एंड डैमनम साइन इंजूरिया। इंजूरिया साइन डैमनम के केस में हमने केस देखा एशबी वर्सेस वाइट का, एंड वी आल्सो सॉ द केस ऑफ भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इंजूरिया साइन डैमनम जहां पे लीगल इंजरी है बिना किसी डैमेज के भी, तो भी सामने वाले को रेमेडी मिलेगी। लेकिन फिर हमने देखा द मैग्जिम डैमनम साइन इंजूरिया जहां पे डैमेज हो रहा है लेकिन कोई लीगल इंजरी नहीं है। वी सॉ द केस ऑफ ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल। सो अगर किसी को सिर्फ डैमेज हो रहा है और कोई लीगल इंजरी नहीं है, इसके लिए उसके पास कोई भी रेमेडी अवेलेबल नहीं होती। फिर हमने देखा द मैक्सिम ऑफ उबी जस्ट इबी रिमीडियम, जिसका मतलब है कि वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। तो अगर किसी का लीगल राइट वायलेट हुआ है तो उसको कॉम्पनसेशन मिलना ही चाहिए। ठीक है, देन वी सॉ कि मैलिस और मोटिव का क्या रोल है टॉर्ट्स में। तो वी सॉ कि सिंस इट्स अ सिविल लॉ का ये पार्ट है, राइट, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ में मेंटल एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट टॉर्ट्स के केस में जनरली मेंटल एलिमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट फॉर सम टॉर्ट्स, जैसे कि असॉल्ट, बैटरी, फॉल्स इंप्रिजनमेंट वगैरह वगैरह। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी सेशन गाइज। आई होप दैट यू फाउंड दिस यूजफुल, और आपको समझ में आया हमने जो भी डिस्कस किया आज के सेशन में। इफ यू डिड enjoy this session and if you did understood this session और आपको मजा आया, तो प्लीज जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब टू Unacademy Law, hit the bell icon so that you know whenever your favorite educator comes live. And thank you so much for joining and giving me your time, and I will see you in the next class. Take care guys, bye bye.